वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आइए, हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये देखा था कि बिजनेस लॉ में हमारे जो है वो टोटल कितने चैप्टर 7 और कितने एक्ट्स हैं 6 एक्ट्स हमें पढ़ने हैं। पहला हमला जो हमने किया था वो किया था किस एक्ट पे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। ये नहीं कि ये सबसे बड़ा है इसीलिए हमने किया था, इसीलिए क्योंकि ये कनेक्टेड है बाकियों से, इसीलिए हमने इसे स्टार्ट किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल हमारे पास कितने यूनिट हैं? 9 यूनिट हैं। हमने पहले यूनिट को पढ़ना शुरू किया था किसे? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ये लगभग सारे यूनिट का थोड़ा थोड़ा इंट्रो है, क्योंकि जितने भी आपके डिटेल एस्पेक्ट हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को छोड़ करके वो सारे के सारे अलग अलग यूनिट में दिए हुए हैं। तो अब यहां पे हमने सबसे पहले बात की थी कि चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो या हमारा जो है वो प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारा कमर्शियल लाइफ हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का किसी को कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं। चाहे छोटे से दुकान में सामान लेने के लिए आप गए हुए हो, चाहे बड़े लेवल पे बड़े तरह का चीज लेने के लिए गए हो, चाहे वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो या आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जिससे आप इनपुट यूज करेंगे और आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर आपको कमिटमेंट किया गया है और वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है तो एक लीगल रिमेडी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि हम जाएंगे उनको बजा करके आएंगे, हमने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो कोई आकर के हमें पीट रहा है। कहा गया सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी लीगल रिमेडी की। कहा गया कि लीगल रिमेडी का मतलब है जिसको नुकसान हुआ, जिसके कारण नुकसान हुआ वो उसे मेड गुड करे। मेड गुड का मतलब हुआ जितना नुकसान हुआ आकर के क्या करे? पे करे। कहा यह तभी पॉसिबल है जब इसके लिए कोई लॉ होगा, कोई कानून होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज जो है वो लॉ होगा नहीं तब तक कोई ऑफेंस भी नहीं होगा। अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो ऑफेंस कैसे होगा? जब तक मोटर व्हीकल एक्ट नहीं बना तब तक ये कोई रेड लाइट में चलाए, चाहे कोई जो है वो हेलमेट पहन के चलाए, कोई ट्रिपलिंग में चलाए, बिना हेलमेट के चलाए, कोई भी चीज ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा। तो यहां पे हमने बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इस एक्ट ने कहा कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहला चीज उन्होंने यही बोला कि क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भैया 17,000 दूसरे लॉ रेगुलेशन बने हुए, 17,000 हमारे देश में थूक फेंकने तक का कानून है हमारे देश में। रीजन, हमारे देश में कहीं कुछ होगा, किसी को बोलिए कुछ समझाइए तो बोलेगा बड़ा चौधरी बनता है, दिखाइयो जरा कहां लिखा है। बस यही दिखाने के कारण हमने लिख लिख के उनके मुंह पे मारा कि देख ये कानून यहां लिखा हुआ है, स्पिटिंग को लेकर के ये कानून है, पैदल रोड क्रॉस करने का भी ये कानून है। सीपी में कभी जाइएगा, अभी तो मत ही जाइएगा इस हालात में, लेकिन ऐसे कभी जाइएगा और अगर आप रोड क्रॉस करते हैं और उस समय जिस समय लाइट ऑन नहीं है पेडेस्टेरियन के लिए तो चालान कटते हैं। रूल बना हुआ है इसके लिए भी। गोल मार्केट वाला जो इलाका है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कह रहे हैं कि हर चीज के लिए जब लॉ बना हुआ है तो यहां पे भी हमने क्या किया? पहले लॉ बनाया, क्योंकि अगर हमने लॉ बना दिया उसके बाद अगर कोई अपने प्रॉमिस से मुकर गया तो क्या मिलेगा? लीगल रिमेडी। किसको मिलेगा लीगल रिमेडी? जिसको नुकसान हुआ, उसको एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। कौन सा पार्टी बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। जिसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस तो किया लेकिन दूसरे ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, इस कारण से उसे क्या हुआ? नुकसान हुआ। अगर मैंने बोला कि मुझसे जो है ये कैलकुलेटर आप खरीदेंगे, क्या नाम नया बच्चा? हर्षित। मैंने बोला हर्षित मुझसे कैलकुलेटर खरीदेंगे? हर्षित ने बोला हाँ सर खरीदेंगे। मैंने बोला था 100 रुपए में खरीदेंगे, इन्होंने बोला हाँ खरीदेंगे। अब जो है मैं डील हो गई हमारी, 1 महीने बाद मैं इनको दूंगा। पहले ही बात हो चुकी, कितने रुपए में? 100 रुपए में। 1 महीने बाद मैं लेकर के गया, ये बोलते नहीं सर मूड नहीं है खरीदने का। अब देखिए मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं या नहीं, लेकिन हर्षित अपने चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हर्षित अपने चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? मुझे मिलना चाहिए। मैं एग्रीव्ड पार्टी हुआ या हर्षित? मैं हुआ एग्रीव्ड, तो लीगल रेमेडी किसे मिलना चाहिए? एग्रीड पार्टी, मुझे मिलना चाहिए। क्या होगा यहां पे लीगल रेमेडी? जितना मुझे नुकसान हो रहा है, तो मुझे क्या नुकसान हो रहा है? मैं इनके कारण 1 महीने तक वेट किया, अब इस कैलकुलेटर का प्राइस हो गया 80 रुपीज, इसीलिए हर्षित मुझसे नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें 80 रुपए में कहीं से मिल जाएगा। लेकिन 1 महीने पहले से मुझे रोक करके रखे हैं ना कि सर 1 महीने बाद में आपसे कितने में खरीदूंगा, वरना मैं भी ये किसी और को बेचा रहता या नहीं। ठीक है, नहीं लेना है नहीं ले, अब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा?
₹80 उन्होंने कितना बोला था, मैं उस समय बेच देता मुझे कितना मिलता, अब ये मुझे ₹20 देंगे और बाकी जब मैं बेचूंगा किसी और को तो मुझे कितना मिलेगा, ₹80। ये मतलब होता है लीगल रिमेडी, डैमेजेज और कंपनसेशन का। कहा ये तभी होगा जब इसके लिए क्या बना रहेगा, कोई कानून। तो हमने बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसने बोला अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया बॉस तो मैं क्या दूंगा, मैं लीगल रिमेडी देने को क्या हूं, तैयार हूं। तो हमने कहा ठीक है, जानते हैं जरा कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। तो कहा किसी भी चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट तब बोलेंगे, बताइए कौन सा सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज कह रहा है बॉस अगर दो चीज हो जाए तो क्या बोलना, अगर दो चीजें हो जाए तो उसे क्या बोल देना, कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कहा एग्रीमेंट हम किसे बोलते हैं, तो कहा एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट हुआ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये तो एग्रीमेंट हुआ, हमें क्या जानना था, कॉन्ट्रैक्ट। तो कहा गया ये कॉन्ट्रैक्ट में कब बदलेगा, कहा जब ये इन्फोर्सेबल बाय क्या होगा, कहा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने का मतलब, कहा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने का मतलब है कि इसमें ये बातें जरूर होनी चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ना मैं मुकर सकता ना हर्षित मुकर सकते हैं, यानी नोबडी कैन डिनाई व्हाटएवर विद द प्रॉमिस मेड बाय बोथ पार्टी, नो वन कैन डिनाई इट। ना हर्षित डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। ये हुआ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कैसा ऑब्लिगेशन है हमारे बीच में, लीगल ऑब्लिगेशन। मेरे ऊपर कैलकुलेटर देने की जिम्मेदारी लॉ ने क्रिएट किया, इनको ₹100 देने की जिम्मेदारी किसने क्रिएट किया। अब आप कहिएगा सर क्या मतलब है लॉ ने क्रिएट किया, अगर मान लीजिए इनके पापा इनको जो है वो कैलकुलेटर खरीद के देते हैं, दिया ना, तो क्या ये उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन था, नहीं, नेचुरल ऑब्लिगेशन था। क्या था, नेचुरल ऑब्लिगेशन। वो आपको जो है वो आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, वो आपके ट्यूशन का, आपके क्लास का, आपके एडमिशन का फी भी दे रहे हैं, ये सब उनका कैसा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में जिम्मेदारी कहते हैं, ये उनके नेचुरल है। लेकिन मेरे ऊपर ये नेचुरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं ये कैलकुलेटर बांटता फिरूं, नहीं, ये लॉ ने क्रिएट किया, हम दोनों लॉ से बाइंड हो रहे हैं और हम दोनों के लिए ये क्या है, बाइंडिंग है। ना मैं मुकरूंगा ना आप मुकरेंगे, दोनों में से कोई डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी आया क्यों, लॉ ने क्रिएट किया है। आप यहां पढ़ने के लिए आए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका क्लास समय पे खत्म कराऊंगा, सही तरीके से कराऊंगा, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन। आप सही तरीके से मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्लास करेंगे, आप पे करेंगे जब जब आपका जो है वो इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा। तो इसे बोलते हैं क्या, लीगल ऑब्लिगेशन। और अगर कहीं कोई भी जो है वो क्या किया, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, तो ऐसे केस में जो है वो कौन सा रिमेडी मिलेगा, लीगल रिमेडी। तो अब जो है वो हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने देख लिया। अब कहा गया कि कोई ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे, जो कोई ऐसे भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एग्रीमेंट तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहां पे जो है वो हमने क्या ये देखा था, अभी नहीं, अभी हमने सिर्फ यहां तक का चीज क्या किया था, पढ़ लिया था। अब हमने ये नहीं देखा था किस चीज को, कि कौन कौन सा ऐसा एग्रीमेंट होगा जो सिर्फ क्या होगा, एग्रीमेंट होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कहा गया कि दो तरह के जो है वो मैटर है। तो चलिए यहां तक का सफर तय कर लिया था हमने पिछले एपिसोड में। बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं कि दो ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एग्रीमेंट तो होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बच्चे बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये केस लॉ वगैरह आता है आपका। तो कह रहे हैं कौन कौन सा, कहा गया कि अगर आपने किसी भी किस मैटर के लिए, सोशल मैटर के लिए क्या किया, कोई भी जो है वो एग्रीमेंट किया, अपना प्रॉमिस दिया, एक्सेप्टेंस दिया, तो सोशल मैटर के लिए किया गया चीज सिर्फ एग्रीमेंट होता है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल। इसका मतलब है आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, लीगल रिमेडी या कोई भी एक्शन नहीं होगा, वो ब्रीच नहीं माना जाएगा। कहा जैसे, तो अगर मान लीजिए कि यहां पे जो है वो रामदीन ने जो है वो अपने बच्चे को बोला था
कि हम आपको जो है वो 100 रुपीज क्या करेंगे, पॉकेट मनी देंगे, या जितने भी, कितना दे रहा है, 1000 रुपीज हर महीने देंगे। और अगर उन्होंने देने से मना कर दिया तो क्या बबलू जो है वो रामदीन के ऊपर केस फाइल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कहा क्योंकि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल, ये सोशल मैटर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहां पे हम बात करें, हरिया ने प्रॉमिस किया कि वो जो है वो हनुमान मंदिर में कितना चंदा देगा, यहां पे कह रहे 1100 रुपए का जो है वो चंदा देगा। अगर उसने जो है वो क्या किया, चंदा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो क्या ऐसे केस में उसके ऊपर मंदिर के पुजारी कोई लीगल रिमेडी ले सकते हैं? कहा नहीं। कोई भी चीज, गुरुद्वारा में आपने बोला था लंगर लगाने के लिए पैसे देंगे, देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। देखिएगा बाद में कुछ चीज पढ़ाऊंगा, जब कंसिडरेशन पढ़ाऊंगा, कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहां पे आपको देना पड़ता है। करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी चीज है तो इसमें आप क्या नहीं, हाँ अभी नहीं बच्चा, आगे नहीं जाएंगे, है तभी तो बोला आएगा सिचुएशन, करेंगे बात जब वहां पहुंचेंगे। अभी जहां हम बात करें वहां पे पहले क्या जानना है, ए बी सी डी, तब बनाएंगे APPLE, एप्पल मीन सेव, और फिर सेंटेंस भी बनाएंगे। क्योंकि मेरा कोशिश है कि आप लॉ पढ़ें, यहां पे प्रेशर नहीं आए, और धीरे धीरे करके ही तो चीजें जाएगा, आएगा चैप्टर, करेंगे बात। ऑब्वियस बात है, पहले चैप्टर पे थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा, 9 यूनिट तो इसी में दिए हुए हैं। तो यहां पे इन्होंने बस क्या कहा कि अगर कोई भी चीज, ये हम क्लॉज किसमें है, सेक्शन 2 क्लॉज H, उसने बस यही कहा कि अगर कोई भी किस तरह का मैटर है, सोशल मैटर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। भले सपने में आकर के हनुमान जी हरिया को धूम दे गदा कि बोला था तूने और तूने पैसा नहीं दिया, ये हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, हर जगह देखिए क्या लिखा जा रहा है, दिस इज नॉट क्रिएटेड विथ व्हाट, कोई लीगल रिलेशनशिप हम क्रिएट नहीं कर रहे, हमारा इंटेंशन ही नहीं है, सोशल एग्रीमेंट है, इसीलिए क्या होगा, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दूसरा, पहला मैटर क्या बोला, सोशल मैटर। दूसरा क्या बोला, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन होम, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बीच में हुआ। अब क्या मतलब है इसका, तो ध्यान से सुनिए। रामदीन अपनी वाइफ रामदुलारी को कहता है कि रामदुलारी, मैं शहर जा रहा हूं, वहां कमाऊंगा, घर के हालात अच्छा करूंगा, हर महीने 5000 रुपया तुझे भेजूंगा। हाउस कीपिंग का मतलब होता है, हिंदी में आसान शब्द में कहते हैं घर खर्चे, जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं घर के, चावल चाहिए, दाल चाहिए, दूध आएगा, इन चीजों के लिए। तो उसने कहा कि मैं शहर जा रहा हूं और तुझे मैं हाउस घर खर्चे के लिए कितने पैसे भेजा करूंगा, 5000 रुपये भेजूंगा। तू यहाँ पे माँ पापा का, चुन्नू मुन्नू गुड़िया बबली पिंकी भी आने वाली है, उन सब का क्या रखना, ध्यान रखना। कहने का मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ पे ख्याल रखो, मैं शहर जा रहा हूं। वो शहर गए, दोनों में अच्छा प्यार था तभी तो वो गए, परिवार की स्थिति अच्छा करने के लिए। हर यहाँ पे आ गए रामदीन, दिल्ली आ गए, और दिल्ली आकर के खूब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और हर महीने कितने रुपए भेज रहे हैं, 5000 रुपया। कुछ दिन बाद उसके दोस्त जो है वो राम खिलावन का फोन आता है कि मुझे शहर में काम नहीं मिल सकता, क्योंकि वो देखा उनके घर की स्थिति अब अच्छी हो रही है, क्योंकि वो शहर में काम कर रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं। उसने कहा हाँ क्यों नहीं हो सकता, आना, मैं अपने ही ठेकेदार के पास तुझे क्या करूंगा, काम दिला दूंगा, जहां वो मजदूरी करता था दिला दूंगा काम। आया वो, साथ में जो है रात में खाना खा रहे हैं दिल्ली में। पूछ रहा है कि बताना जरा गांव में कैसे हैं सब, तो सब बढ़िया है। माँ बाबूजी कैसे हैं, एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया है। और बिटिया लोग, बेटा लोग, सबके बारे में पूछा तो बोला सब अच्छे हैं। और रामदुलारी कैसी है, तो बोले रामदुलारी वो तो बहुत अच्छी है। बोला बे ऐसे क्यों, माँ बाबूजी सबके बारे में, बोला ठीक है, ये बहुत अच्छी क्या मतलब, बोला क्यों तुझे नहीं पता, बोला क्या नहीं पता, सही में तुझे नहीं पता, बोला बे क्या नहीं पता, बोला पूरे गांव को पता है, तुझे नहीं पता, बोला गला दबा दूंगा, खिला रहा हूं, जहर डाल दूंगा इसमें, क्या नहीं पता, कहता तुझे नहीं पता हरिया के साथ चक्कर चल रहा है रामदुलारी का। तेरी ते गुस्सा आया, किसको, हरिया को, क्यों, हरिया तो ऐस कर रहा है, रामदीन को गुस्सा आया कि मैं यहां पे दोपहर में धूप में बारिश में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, मैं जो है वो ईंट बालू सीमेंट मसाला मिला करके जो लगा रहा हूं और वो मुझे चूना लगा रही है,
ऐसी की तैसी, पैसे भेजने क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पैसे देने उसने बंद कर दिए, तो क्या राम दुलारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रिलीफ ले सकती है? क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के बोल सकती है कि हुजूर मार डाला, पैसे भेज रहे थे 5,000 और देना क्या कर दिया, बंद कर दिया? क्या ऐसा कर सकती है? हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि राम दुलारी को रिलीफ मिलेगा कि नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या राम दुलारी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगा? क्योंकि हम 17,000 एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा? कहा गया नहीं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे कहीं भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं था। यह सब नेचुरल ऑब्लिगेशन था। कैसा ऑब्लिगेशन था? नेचुरल ऑब्लिगेशन था। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ था, तो इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। कहा ठीक है। अब यहां अच्छा, लेकिन आपके मन में कहीं ये क्वेश्चन हो कि सर मिलता तो है, अगर कहीं पे भी वाइफ हस्बैंड के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आया, कोर्ट ऑफ लॉ में गए, डिवोर्स होने वाला होता है, उनको कंपनसेशन देना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल आप सुने, देना पड़ता है। तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं दिलाता है। वो जो कंपनसेशन मिलता है वो मिलता है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो मिलता है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, डिवोर्स एक्ट, अलग अलग कानून के अकॉर्डिंग मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिलीफ नहीं मिलता है। यही चीज जो है वो आपका जो है वो बेसिकली जो है वो हुआ था, और ये बिल्कुल सेम केस है, बस मैंने किरदार बदल दिया है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ये बेसिकली जब भी मैंने आपको सेक्शन पढ़ने का तरीका बताया था, अगर आपने किसी चीज को लिखा फिर ब्रैकेट लिखा, सेक्शन सब सेक्शन, ठीक वैसे ही अगर कभी भी कोई केस का नाम दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए कोई केस में बोल रहा हूं, मान लीजिए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक, अगर मैंने ये नाम बोला तो पहले मैंने किसका नाम बोला, लालमन शुक्ला, फिर किसका नाम बोला, गौरी दत्त। जिसका नाम पहले लिखा हुआ रहे, क्या रहे, जिसका नाम पहले लिखा हुआ रहे, वो हुआ वो बंदा जिसने केस फाइल किया है, जिसको आप बोलते हैं कंप्लेनेंट। क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। उसी को जो है वो प्लेंटिफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। अगर मामला सिविल लॉ का है तो उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। यही अगर मामला क्रिमिनल लॉ का है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। आप अपने लेवल पे दोनों एक समझ सकते हैं कि जो शिकायत करे वो कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ कहलाएगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, तो इसका मतलब शिकायत कौन कर रहा है, लालमन शुक्ला, ठीक है। अब जो अपना बचाव करे उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं, या रेस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं, या ओपोनेंट। क्या बोलते हैं, ये तीनों नाम बोलते हैं। सबसे पॉपुलर वर्ड डिफेंडेंट है, और कंप्लेन जो करता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे इन दोनों में जो है वो डिस्प्यूट, किनके किनके बीच में, रामदीन और राम दुलारी, बताइए तो केस कैसे फाइल बनेगा, कैसे केस का नाम होगा, उल्टा नहीं होगा, क्यों, हां, क्योंकि केस कौन फाइल कर रही है, इसीलिए राम दुलारी का नाम क्या रहेगा, राम दुलारी का नाम पहले रहेगा और किसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। यही बेसिकली रूल है। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये रूल है तो ये कौन सा जो है वो केस है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट। दो तीन तरह के केस आपके होंगे जो समझिए कि लैंडमार्क डिसीजन है, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर, रमैया वर्सेस चिनैया, पढ़ाऊंगा आगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। ऐसे ही जो है वो इंटर लेवल पे जब आइए, इसी में सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जब कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े डिसाइडेड केस है। तो ये जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर क्यों लिखा, बाल्फर ने अपने ऊपर केस कर दिया, हम तो यही जानते। एक कंप्लेनेंट, दूसरा क्या है, डिफेंडेंट। ये बेसिकली ऐसे है कि यहां लिखा हुआ है मिसेस बाल्फर वर्सेस मिस्टर बाल्फर, दोनों का सरनेम है। हो सकता है नाम होगा, चूंकि ये मामला आपका इंग्लैंड का है, तो मान लीजिए रोजी, नाम ऐसे ही बोल रहा हूं, रोजी बाल्फर, और उधर होगा जॉन बाल्फर। तो इसीलिए इतना ये पॉपुलर केस हो गया इस नाम से कि इसको क्या बोला जाने लगा, बाल्फर वर्सेस। और ये मामला क्या था, ये जरा सुनिएगा, समझिएगा। ये मामला था कि मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर वाइफ हस्बैंड थे। वो इसी तरह रामदीन की तरह जो है वो दूसरे शहर गए और कहां जाकर के काम करने लगे, सिलोन में। और उनका घर कहां था, इंग्लैंड में।
उन्होंने अपने वाइफ को कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं सिलोन में जाकर के काम करूंगा और हर महीने आपको हाउसकीपिंग अलाउंस यानी घर चलाने के पैसे भेजूंगा। बस जो मैंने बोला सेम वही कहानी है, वहां हरिया था और मैंने बोला चक्कर चल रहा है। यहां उन्होंने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज दे दिया और क्या लिख दिया, अनफेथफुल। ये जब पता चला किनको, मिस्टर बाल्फर को, तो मिस्टर बाल्फर ने पैसे देने क्या कर दिए, बंद कर दिए। मिसेस बाल्फर कहां पहुंची, कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए आपको यहां पे रिलीफ नहीं मिलेगा। किस एक्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट। ये बेसिकली केस था। अब आगे मैं सिखाऊंगा तब काम आएगा कि केस लॉ लिखते कैसे हैं, अगर पूछा गया केस का नाम कैसे लिखेंगे, ये सब पढ़ाऊंगा। जैसे ही हमारा यूनिट 1 खत्म होगा, राइटिंग स्किल करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस ये बताता है कि अगर आपका डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, डोमेस्टिक मैटर के लिए एग्रीमेंट है, तो आप स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जब तक कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करूंगा। एक जो चीज हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि ऐसे मैटर में बहुतों बार जो है वो कंपनसेशन दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसका नाम है स्टेटस ऑब्लिगेशन। क्या नाम है उसका, स्टेटस ऑब्लिगेशन। अब जरा ये बस सुन लीजिए क्या हुआ स्टेटस ऑब्लिगेशन। स्टेटस का मतलब अपनी स्थिति को बनाए रखना, उसी को बोलते हैं स्टेटस। सबके स्टेटस अलग अलग। अब मान लीजिए कि अगर कोई जो है, जैसे मैं गरीब और तुच्छ प्राणी, मुझे रहने के लिए कम पैसे चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे ही जो है बात करें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, उनके जो है वो डेली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे या नहीं, उनको अपने सोसाइटी मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। कहा आपको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये जब किसी और से दिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस ऑब्लिगेशन। अब हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, रामदीन और रामदुलारी के बीच में तो मच गया। अब रामदीन जो है वो रामदुलारी को पैसा भेजेगा, रामदुलारी तो काम करती नहीं है, तो रामदुलारी, जब तक मामला डिवोर्स का चलता रहेगा तब तक रामदुलारी जिंदा रहेगी, तभी ना फैसला सुन पाएगी। अरे भाई खाना पीना तो खाना पड़ेगा, जैसे वो जिस भी स्टैंडर्ड से रहती है उस तरीके से तो उन्हें रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। उनके इसी स्टेटस को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन जो है वो किस पे डाला जाता है, रामदीन पे। या कभी भी वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर इस तरह का डिस्प्यूट होता है तो उनके स्टेटस को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन डाला जाता है तब तक जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला, क्योंकि हमारी कोर्ट भी जानती है। ऐसा होता है क्या डिवोर्स के केस में कि कोई जाएगा और बोला जाएगा कि भाई हमें डिवोर्स चाहिए, वाइफ हस्बैंड के बीच में नहीं बन रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, रुको रुको, ऑटो को रोक करके रखना, फैसला सुना देते हैं, लेते हुए जाना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन जाता है तारीख। हमारे कोर्ट में तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं किसी मामले को चलते चलते। कभी कभी तो डिवोर्स का केस 5-5, 7-7 साल से चल रहा था, डिवोर्स का केस 7 साल से चल रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कहा तब तक के लिए जो है जो पैसे दिलाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे से क्या है, बाहर। ये हमारा नहीं है एस्पेक्ट, लेकिन ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप में क्यूरियोसिटी होगा, सर ऐसा तो हमेशा होता है। तो हम चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए स्टेटस ऑब्लिगेशन इज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ, आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एक अलग चीज के कारण मिलता है। ऐसे ही एक और सिचुएशन बताता हूं, बैंक को भी जो है स्टेटस ऑब्लिगेशन के तहत पैसे दिलाए जाते हैं। बच्चे बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोला है आप जिस कोर्स को कर रहे हैं ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स है। 40% इंडिविजुअल पेपर में, एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना है। कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है। तोप काम यह है कि कितना समझ करके, कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस जगह आप थोड़ा हल्का होंगे, हमें पता है ना, उस जगह हम क्वेश्चन बना करके देंगे, और तभी बच्चों को दिक्कत होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितना कहानी खिस्सा बता रहा हूं बस यहां पे नाम बदलेगा, मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में फ्रेम करेगा और आपके ऊपर चिपका देगा एग्जाम में।
बस, और कोई अंतर नहीं रहेगा। और ये आप कितना भी जो है वो रट्टा मारेंगे नहीं होगा, अगर समझा हुआ रहेगा ध्यान से तो तुरंत हिट कर जाएगा। 2 लाइन में आंसर लिखना रहता है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। वरना मैंने आपको कॉपी दिखाया था ना, पेज के पेज भरते जाइए, देखा था क्या होता, पेज भरने से मार्क्स आ रहा है। 4 लाइन 5 लाइन लिख रहे, पूरे 5 नंबर मिल रहे थे बच्चे को, और यहाँ 2-2 पेज लिखने पे 2 नंबर मिल रहा है। तो इसीलिए हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना होगा, स्पेसिफिक आंसर लिखना होगा। और स्पेसिफिक तभी लिख पाइएगा जब मैंने स्ट्रेटजी का पहला चीज बोला था, क्या? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, ये आपका होना चाहिए। तो यहां ध्यान से समझिएगा, बैंक के केस में स्टेटस ऑब्लिगेशन क्या होता है। मान लीजिए किसी ने बैंक से क्या किया, कर्ज लिया, राइट? बैंक से कर्ज लिया 10 लाख रुपीस का, अब उस पर इंटरेस्ट भी बना। होते होते बैंक ने जो है वो बोला कि मेरे टोटल 13 लाख बनते हैं। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में गया तो कह रहे कि अगर बैंक को पैसा समय पे नहीं मिलेगा तो हमारा इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि बैंक, कहते हैं लोग मजाक में बोल देते हैं ये तो बैंक है, क्यों? ज्यादा पैसा है तो क्या बोल देते हैं, बैंक है। जरा सोचिए, अगर सबने बैंक के पैसे लिए और बैंक का पैसा ही समय पे नहीं मिल रहा है तो क्या बैंक चल पाएगा? बैंक कहां से रहेगा? तो जब ऐसा मामला जाता है तो बैंक से जो है वो पूछती है कितने पैसे आपके बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे बनते हैं 13 लाख। जो पैसा लेकर के नहीं दे रहा है, जिसने लोन लिया था, बोरोवर जिसको आप कहते हैं, उससे पूछा जा रहा है, हाँ भाई कितना लिया था? नहीं हमारे 10 लाख बनते, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं। अब डिस्प्यूट तो इसी 10 या 13 के बीच में है। 10 तो ऑलमोस्ट सेटल है, क्योंकि वो भी कह रहा है। कोर्ट यहां पे कहती है आप पहले 10 लाख रुपए दो, ताकि बैंक अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। बैंक को भी अपना स्टेटस बैंक का मेंटेन करना है, तो 10 लाख पहले दो और बाकी 3 लाख के लिए लड़ाई चलती रहेगी, तारीख पे तारीख, और करते रहेंगे हम बात। दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टेटस ऑब्लिगेशन। मैंने आपको यह बताना चाहा, स्टेटस सिर्फ इंसान का नहीं होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है? स्टेटस होता है। तो उसी को फुलफिल करने के लिए स्टेटस, लेकिन ये किस दायरे से बाहर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे से बाहर है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या है? ये बात किसके अकॉर्डिंग है? सेक्शन 2 क्लॉज। हो सकता है दूसरा सेक्शन आएगा तो और टांग लगाएगा, वो भी कुछ बोलेगा ही कि नहीं मेरे लिए ये भी होना चाहिए। अब उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि 2 चीजों को छोड़ दीजिए। कौन कौन सा चीज? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट फॉर सोशल मैटर और डोमेस्टिक अरेंजमेंट और एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इस दायरे से क्या है? बाहर, यानी कि वो सिर्फ एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब देखिए इसी पे, एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या अंतर है, क्या कोई समस्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो क्या डिफरेंस है, तो बताइए। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं डिफरेंस पूछूं रियल में, तो मुझे लगता है सिर्फ एक लाइन में आप आंसर दे पाएंगे। क्या है वो डिफरेंस? बस, इसे बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए। हमेशा याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूं, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो नॉलेज भी लीजिए और ये भी देखिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ दिया, डिस्टिंग्यूज बिटवीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन या क्रिटिकली एनालाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे? बस यही एक लाइन लिख करके छोड़ेंगे? नहीं, हम जो इसका आंसर करेंगे वो आंसर करेंगे किस फॉर्म में? टेबलर फॉर्म में। और इसको जब हम आंसर करने लगते हैं, ये जब मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा तो भी रिपीट करूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे भी बताऊंगा। अगर हमसे कभी भी डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन पूछ दे, डिस्टिंग्यूश करने वाला क्वेश्चन पूछ दे, तो हमारे पास जो है जो रास्ते होते हैं वो टोटल 3 रास्ते हैं। पहला, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, ये एक हुआ। दूसरा जो है वो आपका हो गया कंपैरिजन इन पॉइंट, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो इसमें है ये हो गया आपका पैराग्राफ के फॉर्म में। ये 3 तरीका है जिसमें आप आंसर कर सकते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर हम तीनों में आंसर कर सकते तो हम आंसर किस में करें? कहा गया इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट में करेंगे
तो आपको 5 में 5 का आपने जो है अटेम्प्ट कर दिया। कंटेंट सेम है, तीनों में डिट्टो सेम कंटेंट। अभी मैं करके दिखाता हूं, तो मिलेंगे 5। इसी को अगर आपने लिख दिया किस अंदाज में, कंपैरिजन इन पॉइंट, कितना भी दम लगा दीजिए, सेम कंटेंट है, कितने मार्क्स, 4, 1 चले गए। और इसी को अगर आपने किस अंदाज में लिख दिया, पैराग्राफ में, सेम कंटेंट है, डिट्टो, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं छोड़ा, कितने मिलेंगे, 3। अब ये है क्या अंदाज, ये समझिए। सबसे पहले यहां पे अगर हम आते हैं, तो अगर आप एक पॉइंट के ठीक सामने में दूसरे पॉइंट को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। यानी कि एक पॉइंट इधर लिखा, ठीक उसको काउंटर कर रहे हैं दूसरे तरफ से, तो क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कंपैरिजन बोलते हैं। अब आप दोनों कुछ और कर रहे हैं बच्चे, क्या नाम पीछे वाले दोनों, कुछ और कर रहे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक बात कहा किसकी तरफ, एग्रीमेंट की तरफ, उसी को काउंटर कर रहे हैं किसकी तरफ, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। बिल्कुल वैसे ही आपको कव्वाली नाम का चीज याद है, गाने का, जैसे रैप, जैग, कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता उतना, लेकिन वैसा ही एक चीज होता है गजल और एक होता है कव्वाली, जिसमें 2 टीम, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही एक टीम इधर एक टीम इधर, ऐसे हाथों में कुछ बांधे रहते हैं और ऐसे करके, तेरी औकात क्या है, और तेरी जात क्या है, और रेत की दीवार टूटी, तेरी भी किस्मत फूटी, मतलब एक एकदम फटाफट फटाफट एक दूसरे पे दे रहे थे। नहीं, आप नया वाला ले लीजिए, आप लोग तो जेनजी है ना, वो क्या ऐसे ऐसे करके कूल कूल करके उधर से बोलता है, फिर भी वो बोलेगा, अरे वो इसका भी था, रणवीर सिंह का, क्या बोलते, रैप, रैप बोलते हैं ना, तो उसमें जो है नहीं बोलेगा, तूने मुझे जाना, मैं भी जानूंगा, मैं भी पीटूंगा, मैं भी, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, काउंटर कर रहे होते हैं। यही है आपका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। जो पॉइंट आपने उधर बोला उसी को इधर क्या कीजिए, काउंटर। जैसे यहां हम इसी से चलते, ये देखिए, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, किसमें बोला, अब यहां क्या लिख रहे हैं, नेसेसरी क्रिएट व्हाट, लीगल ऑब्लिगेशन। इधर हमने बोला ऑल एग्रीमेंट्स आर, और यहां पे कह रहे हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, कुछ नहीं, इसको बस देखिए क्या कर रहे हैं, पहले वाला पॉइंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यहां बोल रहे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यहां कह रहे इट इज वाइडर टर्म इंक्लूडिंग लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, यहां पे कह रहे इट इज व्हाट, नैरो इन सेंस, सिर्फ किसको कंसीडर करता है। अब कुछ नहीं करना है, इधर के पॉइंट को एज इट इज रहने देते। ये देखिए, इसको मैंने उठाया, इस पॉइंट को यहां डाल दिया, इस पॉइंट को यहां ले आए, इस पॉइंट को पलट के यहां फेंक दिया, और इस पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये अब पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन से बदल करके चला जाएगा किधर, कंपैरिजन इन पॉइंट। कुछ मैंने नहीं किया, ना फुल स्टॉप हटाया ना कॉमा हटाया, बट मैंने सीक्वेंस को बस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, कंपैरिजन इन पॉइंट। अब बताइए, आपने कंटेंट में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल गया और आपके 1 मार्क्स उड़ गए, और 1 मार्क्स उड़ेगा, कब उड़ेगा वो देखिए। अब आपके मार्क्स जो है वो उड़ेंगे अगर आपने पहले लिख दिया एग्रीमेंट, क्या लिखा, और उसके भीतर पूरा डिट्टो सेम 4 पॉइंट चिपका दिया, ठीक है। फिर आपने एक लाइन खाली छोड़ा, पैराग्राफ चेंज किया, फिर क्या हेडिंग दिया, फिर डिट्टो यही 4 पॉइंट लिख दिए। इसको बोलते हैं किस फॉर्म में, पैराग्राफ। मुझे बताइए, क्या कंटेंट में कोई चेंज किया, बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन तरीके में आपने चेंज किया, मार्क्स आपके 3 पे आ गए। इतने का डिफरेंस आता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जहां तक पॉसिबल हो ऑलवेज डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन में। क्लियर है, यह है आपका एग्रीमेंट और यह हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, हमने अभी जो भी चीज पढ़ा है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, सेक्शन 2 क्लॉज एच ने जो किसको डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया। अब यहां पे कह रहे हैं कि क्या इतना सही जो है वो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो नहीं। अब जो है वो उछलते हुए जो है वो कौन आया, कहा गया कि और भी कोई चीज है जो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, तो सेक्शन 10 ने बोला हां मुझे भी कुछ कहना है। अभी तक सिर्फ कौन सा सेक्शन बोला था, सेक्शन 2 क्लॉज एच। और याद कीजिए वहां हमने क्या पढ़ा था,
दैट वॉज नॉट द ओनली टू एसेंशियल एलिमेंट, उसमें लिखा हुआ था दीज टू आर मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। ये नहीं था कि सिर्फ दो ही चीज होने से कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो दो जो है वो क्या थे, एसेंशियल एलिमेंट थे। बट इट रिक्वायर फर्दर एलिमेंट ऑल्सो, क्या होने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने के लिए, वैलिड होने के लिए। कहा और भी चीज का होना जरूरी है। कहा अब ये कहां लिखा हुआ है, तो कहा ये बात जो है वो लिखा हुआ है किस सेक्शन में, कहा कुछ बात सेक्शन 10 में लिखा है। और कह रहे हैं कि कुछ बात तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, याद रखिए सारी बात नहीं, कुछ बातें कहां लिखी हुई है, सेक्शन, लेकिन कहा उसके अलावा भी कुछ चीज है जो सेक्शन 10 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जरूरी है किसी चीज के क्या होने के लिए, किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उस चीज का भी होना क्या है, जरूरी है। अब ये दोनों ही चीज हमें पढ़ने होंगे, और अगर मैं बताऊं इस समय हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है इसका नाम है यूनिट 3। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूनिट 3 पूरा इसी पे है, सिर्फ सेक्शन 10 आपका क्या है, यूनिट 3 है। लेकिन हाँ है अभी यहां पे, तो यहां पे थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसको बहुत क्या करेंगे, डिटेल में वहां देखेंगे। और जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो यूनिट 1 का रिवीजन के लिए हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो डिटेल में हम कहां से पढ़ेंगे, यूनिट 3 में। तो इसका मतलब दो चीज जो हमने पढ़ा, कौन कौन सा चीज, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इसके अलावा हमें देखना होगा कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो किस सेक्शन में दिया हुआ है, और अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं कहलाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम किस पे आएंगे, जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है, फिर किस पॉइंट को देखेंगे जो कहां है, नॉट गिवन इन सेक्शन 10। पहले किसको देखेंगे, गिवन बाय सेक्शन 10, फिर क्या देखेंगे, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें हम बात कर रहे हैं वो देखिए क्या है, ये कौन सा वर्ड बोला, एग्रीमेंट। अब देखिए ये सेम बात है या नहीं है जो किसने बोला था, कोई बात नहीं है। इसने बोला एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट तो हमें समझ में आता है। फिर इसने क्या बोला, फ्री कंसेंट। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमें पता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसमें नहीं टाइम लगाना है, इसके किस पॉइंट पे टाइम लगाना है, सेकेंड पॉइंट पे जो क्या कहता है, फ्री कंसेंट। मैं फिर बैक कर रहा हूं, हम लोग इस समय पढ़ क्या रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। और उसमें पहला पॉइंट क्या आया, वो हमारा कहां पे था, साथ साथ, अच्छी बात है, एसेंशियल एलिमेंट है, इसने भी उसको माना और उसने भी उसको माना, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा जो चीज वहां नहीं दिया हुआ था वो था फ्री कंसेंट, और ये क्या बोलता है, फ्री कंसेंट। अब जरा फ्री कंसेंट को समझते हैं क्या है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला, कंसेसस एड एडम, ये एक लैटिन वर्ड है। कोई लैटिन वर्ड हो तो मुझे बद्दुआएं मत दीजिएगा, मैंने वो नहीं बनाया है, मेरा काम उसे आसान करके आपको बताना है। कंसेसस एड एडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड को बोलते हैं कंसेसस एड एडम, जिसका मतलब होता है सेम सेंस एट द सेम टाइम। अब मैं बताता हूं क्या मतलब है, लेकिन ये जो लैटिन वर्ड है कंसेसस एड एडम, इसका मतलब है सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। अब ये क्या कहता है, चलिए मान लीजिए कि, एक बार नाम बोलिए, हाँ, तनुष। तनुष के पास जो है वो दो जो है वो थार है, थार गाड़ी, एक रेड है और एक जो है वो इनके पास ब्लैक है। तो दो इनके पास थार है, रेड और क्या है, ब्लैक है। अब जो है वो इनके फ्रेंड हैं अबीर। अबीर जो है वो बहुत दिन से ताक में है कि जिस दिन जो है वो तनुष भाई अपना जो है वो ब्लैक वाला जो है वो थार बेचेंगे ना, मैं लपक लूंगा, मतलब खरीद लूंगा। पता नहीं कैसे एक दिन जो है वो धनुष को किसी ने बोल दिया कि ना तेरे पे ना ब्लैक थार बड़ा जचता है, तू उसमें मैचो लगता है, लेकिन ना रेड तेरे पे अच्छा नहीं लगता, रेड थार जो है वो नहीं सूट करता है। फिर क्या था, तनुष ने जो है वो सोच लिया, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं नाम, तनुष ने जो है वो सोच लिया कि रेड वाला क्या करना है, बेच देना है। एक दिन ये अबीर को बोलते हैं कि भाई
तू मेरा थार 5 लाख में खरीदेगा? ध्यान से सीक्वेंस को समझते जाइएगा। तू मेरा थार जो है वो 5 लाख में खरीदेगा? तो अबीर ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल खरीदूंगा, क्योंकि ये तो इंतजार में थे हैं। इन्होंने क्या बोला, क्या तू मेरा थार 5 लाख में खरीदेगा? उन्होंने बोला हाँ। तनुष के अकॉर्डिंग तनुष क्या बेच रहे हैं? अबीर क्या समझ रहे हैं? मिल रहा है ब्लैक वाली थार। इन्होंने बोला आजा तू 5 लाख लेकर के, दोनों भाई पहले खाएंगे मोमोज समोज विथ म्योनीज और लाल वाली चटनी, दाने वाली एकदम तीखा वाला, और कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे। तो बुलाया, इन्होंने खाया पिया, उसके बाद जाने लगे। चाबी दे दिया तनुष ने, बोला कि जा लेके जा, पैसे इन्होंने दे दिए। अभी लौट करके वापस आ जाते हैं रूम में और बोलते भाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तनुष बोले यार तू है ही पनौती, आज तक कभी भी जो है वो मेरा गाड़ी ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्ट नहीं हुआ, यानी इग्निशन ऑन नहीं हुआ, ये आज ही लेके जा रहा है, चल देखते हैं क्या हुआ। चल दिए दोनों, बढ़ रहे हैं। तनुष बड़े आदमी, BMW मर्सिडीज सब लगा हुआ था, उसी बीच से निकलते हुए बढ़े। अब जो है वो अबीर इधर जाने लगे तो बोल रहे अरे रुक तो, इधर किधर, गाड़ी इधर, इधर कहां जा रहा है? इधर है ये रेड वाली थार। बोले रेड वाली थार? मैं ब्लैक वाली थार। बोले चाबी रेड का तू लगाएगा, ब्लैक में तो स्टार्ट कैसे होगा? मैंने तो जो है वो रेड वाली थार बेची है, मैंने तो ब्लैक समझ के खरीदा था। नाउ हियर कंसेसस एड एडम इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है दोनों लोग सेम सेंस एट द सेम टाइम नहीं है। जो डील हो रहा है ये दोनों एक नहीं समझ रहे हैं। एक समझ रहे हैं कि ये ब्लैक थार का डील है, दूसरा समझ रहा है। तो ऐसे केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये हुआ पहला डोमेन, किसका? फ्री कंसेंट का। अगला चीज फ्री कंसेंट में अगर किसी को किसी भी तरीके से क्या किया गया, कोर्शियन, डराया धमकाया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, फ्रॉड किया गया, मिसरिप्रेजेंट किया गया या मिस्टेक, इनमें से कोई एक्ट है, तो ऐसे केस में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड यहां दिए हुए हैं ये सब टॉपिक है वहां पे। जब हम कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? यूनिट 3 जब पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जान लेते जब आया है। कोर्शन का मतलब होता है डराना धमकाना। अगर किसी को आपने डराया धमकाया और आपके डराने धमकाने के कारण सामने वाले ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? कोर्शियन। ठीक है, आपने डराया धमकाया लेकिन सामने वाले ने डराने धमकाने के बावजूद भी क्या नहीं किया? साइन नहीं किया, कोर्शियन नहीं कहलाएगा। यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि कोई भी एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी? कोई भी एक्टिविटी जिसको इंडियन पीनल कोड, जिसका नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चीज ऑफेंस के दायरे में आता है। जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, ये सब क्राइम है, ये लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा रहेगा इंडियन पीनल कोड, जिसका नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वो लर्न हो जाए, तो वो जो है वो कहीं ऑफेंस नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब किसी को डराया धमकाया या कोई भी ऐसा काम किया जो भारतीय न्याय संहिता के तहत किस दायरे में आता है? ऑफेंस के दायरे में आता है, और उसके बेसिस पे सामने वाले ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि तनिष्क जो है वो मुझे कहते हैं कि सर ये वाला मकान जो है वो आपको बेचना होगा, ये लो पैसे और मकान करो मेरे नाम, सब पेपर बना के लाएं, साइन करो। अगर मान लीजिए कि मैंने जो है वो साइन नहीं किया, ये कह रहे सर साइन कर रहे हो। अब अगर मैंने साइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? कोर्शियन। कर तो दिया साइन, लेकिन बाद में जो है वो मेरी मर्जी है, मैं अगर चाहूं तो इनका पैसा इनके मुंह पे मारूंगा और ये मुझे मेरा क्या करेंगे? मकान वापस देंगे। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा। अब देखिए दूसरा चीज क्या है? मुझे पिस्टल नहीं दिखला रहे हैं, लेकिन मुझे क्या कह रहे हैं? सर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, वरना बिटिया आपकी स्कूल से घर नहीं पहुंचेगी। BNS के तहत ये ऑफेंस है, किसी को किडनैप करना, किसी के बच्चे को किडनैप करने का धमकी देना, और उस कारण से अगर मैंने साइन किया तो क्या है? कोर्शियन। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया, ये भूल गए कि सर इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे
और इन लोगों की कमांडो ट्रेनिंग होती है। 8-10 को तो ऐसे ही देख लें, अब बुढ़ापा है वो अलग बात है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो पिस्टल दिखाया। मैंने बोला मारना है तो मार दो, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, अब जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन मैं बीएनएस के तहत इन पे एफआईआर जरूर कर सकता हूं कि इन्होंने मुझे क्या किया, पिस्टल दिखलाया। अगर मैं साइन कर दिया रहता तो बीएनएस के तहत भी एफआईआर दर्ज करता कि इन्होंने मुझे क्या किया, पिस्टल दिखलाया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस वर्ड के अकॉर्डिंग, कौन सा वर्ड, कोर्शियन वर्ड के अकॉर्डिंग इनके ऊपर जो है वो क्लेम करता, लीगल रिमेडी मांगता कि ये कोर्शियन है, मुझे जो है वो मेरा प्रॉपर्टी क्या किया जाए, वापस दिलाया जाए। और इधर एफआईआर दर्ज क्या करता कि ये जो है वो मेरे ऊपर क्या दिखलाए हैं, मुझे पिस्टल दिखलाए हैं। ठीक ऐसे ही आपका जो है वो वर्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन सा वर्ड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप जो है वो किसी को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब क्या चीज है वो सुनिए, याद रखिए, अगर ऐसा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और वैलिड नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा, लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ तो अब देखिए क्या सिचुएशन है। मान लीजिए, क्या नाम बच्चा आपका, मान्या। अच्छा, मान्या ने जो है एक बुक जो है वो बेचना चाहा, किनको, तनिष्का को। मान लीजिए लॉ की एक बुक थी, मान्या ने जो है वो उनको बेचना चाहा। उन्होंने बोला, मान्या ने तनिष्का को, कि देखो 2000 रुपए में ये मैं बुक आपको दूंगी, बहुत जबरदस्त बुक है, लॉ की बुक है, बिजनेस लॉ की बुक है। अब ये बुक जो वो कह रही है कि बहुत अच्छा है, तनिष्का ने तो भी पढ़ना शुरू ही किया है, वो जज नहीं कर पा रही कि क्या ये इतना बेहतर है कि इसके लिए कितना दिया जा सके, 2000। तो जैसे ही मैं आया, तनिष्का मेरे तरफ बढ़ रही है बुक लेकर के कि सर से पूछ लेते हैं कि सर डज इट वर्थ 2000 रुपीज, क्या ये है। तो मेरे तरफ बढ़ रही है। अब तो मान्या समझ गई कि सर तो बता देंगे कि कितना अच्छा बुक है। तो जो है उधर से जो है जैसे मेरी नजर जो है वो पड़ी मान्या पे, मान्या मुझे कह रही है, सर। अब देखिए, आप भी कुछ समझे इसका मतलब क्या। अब 2000 का है तो 500 ही ये होगा, किसका मतलब वो मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं, 500 सर आपको। अब जो है वो मेरे पास तनिष्का आई और कह रही, सर ये कैसा बुक है। मैं बोलूं, ये बुक, ये कहां से आपको मिल रहा है, ये बुक तो कोई 50,000 में भी अभी नहीं मिलेगा, ये बुक तो बहुत रेयर है, और इससे एक क्वेश्चन नहीं बाहर आता है, जो भी क्वेश्चन रहता है इसी से आता है, वो फाउंडेशन, फाइनल और इंटर सब में तेरी ते, और कल को काम कीजिएगा तो आर्टिकल से बीसी से होगा, तेरी ते। ये मैंने बोला। अब देखिए, मेरे से पूछा, मैं इस कैपेसिटी में हूं कि इनको क्या कर सकता हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, इनका टीचर हूं। अब इस चीज के बेसिस पे वो क्या कर लेते हैं, ये बुक खरीद लेते हैं। कितने में, रियल में ये 500 के वर्थ का बुक है, कितने में चिपकाया उन्होंने, मान्या ने, और उसमें से 500 किसको दिया, फिर भी 1500 रुपया तो उनके पास आया। अब वो ऐस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो है वो घर गए, मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन ने देखा और बोला कि हाँ बुक तो अच्छी है, कितने में, 2000, ऐसा क्या है इस बुक में, नॉर्मल सी तो बुक है, ये 2000 कैसे हो गया। अब जब वो चाहे, आपने एक बार कोई सामान खरीद लिया, आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया, तो क्या आप एक्सेप्टेंस देने के बाद सामने वाले को रिवोक कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस ही क्या रह गया। जो फायदे का चीज रहेगा लोग हाँ बोलेंगे, जहां लगेगा फायदे का नहीं है क्या करेंगे, नहीं भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानना है। लेकिन इस केस में इनका कंसेंट क्या माना जाएगा, फ्री नहीं है। किस ग्राउंड पे, ग्राउंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उस ग्राउंड पे अगर वो मान्या को जो है वो बुक देंगे तो मान्या को 2000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। अब मुझे पिक्चर मत लाइएगा तो सर आपको भी 500 देने पड़ेंगे, वो तो अलग कहानी। लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच इनको पैसे क्या करने पड़ेंगे, ये हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन सुनिए जरा, तनिष्का जो है, ठीक बोल रहा हूं ना नाम, कनिष्का, अच्छा कनिष्का जो है, तनिष्क तो वो कंपनी है ना तो इसीलिए आया कनिष्का। ये जो है वो बुक लेकर के जाते हैं और नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं तो एक ई रिक्शा वाला जा रहा है,
उसको बोलते भैया दिख बताना ये कैसा बुक है, बोलता बहुत अच्छा है, और उसके बेसिस पे ये बुक खरीद लेते हैं। और कल के डेट में जो है ये बोलते हैं कि मुझे क्या किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और ये ग्राउंड लेकर के आते हैं कोर्ट में। पिछली बार जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कि भाई इनको पैसे क्या करो, आप वापस करो। क्यों पैसे वापस करो? क्योंकि इनको अनड्यू क्या किया गया, इन्फ्लुएंस। किसने इन्फ्लुएंस किया था? तो टीचर ने किया था, लॉ के टीचर ने किया था। कहें बिल्कुल ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। इस बार जाएंगे और बोलेंगे मैंने ले लिया था ये बुक, कितने में, 2000 में। किसके कहने पे? वो ई रिक्शा वाले भैया से पूछा तो ले लिया। तो वो जज भी बोलेगा कि देखो मेरे बगल में हथौड़ा भी है, खुद चली जाओगी या कुछ करूं मैं? क्या इस बार रिलीफ मिलेगा? क्योंकि इस बार ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं बना। चलिए, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि एक जो है वो स्कूटी, ये स्कूटी है किनके पास? हाँ, दीक्षा के पास। दीक्षा ने जो है वो पूछा, यशस्वी, दीक्षा ने जो है बोला यशस्वी मुझसे जो है वो मेरा स्कूटी 20,000 में खरीदोगी? और सुनिए, दीक्षा कह रही है कि मेरे स्कूटी अभी तक एक बार भी मैकेनिक के पास नहीं गया है, एकदम मक्खन की तरह चलता है, जबरदस्त माइलेज देता है, और समझ ले कि बिल्कुल नया जैसा ही है। तो यशस्वी ने बोला हाँ, अगर इतना चीज है तो मैं जरूर खरीदूंगी। और इन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया। खरीद करके निकले तो लौटते वक्त जो है वो इन्हें जाना पड़ा मैकेनिक के पास। मैकेनिक स्कूटी को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ये स्कूटी लेके गए, बोले अच्छा आज आप आए हैं, आज दीक्षा मैडम इस पे नहीं आई? बोले क्यों, पहचानते हो? हाँ, हर दिन ये स्कूटी आता है, मैं ठोक बजा देता हूं, फिर कल चलता है, फिर लौटते वक्त वो जाती है, हमारा दर्शन होता रहता है। अब देखिए, अब जो है वो यशस्वी जो है, पहले तो उन्होंने ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इवन ये एग्जीक्यूट भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस भी हो चुका है, सब हो चुका है। लेकिन बताइए यहां पे क्या ये चीज सही था? ओए, क्या खेल खेल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। कह रहे हैं कि क्या ये जो है वो आपका जो है वो डील सही था? यशस्वी को इन्होंने फ्रॉड किया या नहीं किया? अगर कोई बात आपको पता है और आप झूठ बोल करके सामने वाले को कोई सामान दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? फ्रॉड। अगर दीक्षा को ये पता है कि उनका स्कूटी इतना माइलेज नहीं देता है, नया नहीं है, कितने बार भी कहां जा चुका है, मैकेनिक के पास जा चुका है, और तब भी अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये क्या होगा? ये फ्रॉड कहलाएगा। और इस केस में यशस्वी के पास पूरा राइट है कि वो उनका स्कूटी देंगे उन्हें, और उनसे पूरा पूरा कितना रुपया लेंगे? 20,000। क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि अगर एक बार आपने क्या किया, ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप वापस नहीं कर सकते। लेकिन आपका कंसेंट फ्री नहीं है, और अगर आपका कंसेंट क्या नहीं है, फ्री नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब देखिए, इसी का छोटा सा एस्पेक्ट एक है मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे हम यूनिट 3 में। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इनको भी नहीं था पता, दीक्षा को, कि इतना इंजन खराब हो चुका है। तो अब मैं वो कागज लूंगा, क्या है उस कागज पे? अच्छा, नहीं, मुझे लग रहा है कुछ खुराफात है, इसीलिए अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो दीक्षा को जो है ये पता नहीं था कि सही में जो है वो इंजन इतना खराब हो, क्योंकि वो हर दिन निकलते थे, एक बार सेल्फ लेते थे, मस्त जो है वो जाता था, ये उड़ करके आ जाते थे अपना जहां से आना रहता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं कर रहा था। लेकिन जब जो है वो यशस्वी ने ये लिया तो उनके साथ भी सब ठीक चला। लेकिन जब एक बार मैकेनिक के पास गए तो उन्होंने बताया कि बहुत पुराना हो गया है ये। उन्होंने नहीं बोला कि नया है ये, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा चलता है, आज तक कभी मैकेनिक के पास नहीं गया। और ये बिल्कुल सही बात था, भले वो चला कितना भी है लेकिन मैकेनिक के पास कभी नहीं गया था। खराब हुआ, मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक ने बताया तो अच्छा खासा चला हुआ स्कूटी है, इंजन उतना नया नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, दीक्षा ने जो बोला था उनको यही बात पता था, लेकिन ये बात झूठ निकला या नहीं निकला?
मशीन जो है वो पुराना है, लेकिन उन्हें खुद नहीं था पता कि मशीन क्या है, खराब है या क्या है। वो तो हर दिन निकलते थे, चलाते थे, इंजीनियर थोड़े थे हर दिन बोलेंगे देखिए मशीन तो ठीक है, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये मामला मिस रिप्रेजेंटेशन का है तो भी उनके पास पूरा राइट है यशस्वी के पास, किस चीज का? कि ये लो भैया अपना स्कूटी और दे दो मुझे क्या? पैसे। याद रखिएगा, अगर मामला फ्रॉड का है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर सकते हैं। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल करना, उसी को बोलते हैं रिपुडिएट। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। कौन कौन सा वर्ड मैंने बोला? रेसिंड, उसी को क्या बोलते हैं? रिपुडिएट। और उसी को इजी वर्ड में क्या बोलते हैं? कैंसिल। रेसिंड, रिपुडिएट, कैंसिल। अब इनके ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट को पहले भी कैंसिल कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला फ्रॉड का है तो कैंसिल करने के साथ साथ कंपनसेशन भी ले सकते हैं कि अननेसेसरी जो है वो पैसे दिए फिर वापस आए, इन चीजों में पड़े रहें। लेकिन अगर मामला मिस रिप्रेजेंटेशन का है तो यशस्वी के पास कंपनसेशन या डैमेज लेने का राइट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में दीक्षा को भी यही बात पता था। लेकिन हाँ, यशस्वी को चूंकि गलत सामान मिला तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। हर चीज बच्चा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसका नाम है लॉ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉज। मैं आपको लॉज पढ़ा रहा हूं। आपने जो अभी रेज किया इसको बोलते हैं लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है लॉ में जो भी चीज लिखी हुई है वो चीज सिर्फ और सिर्फ तभी जो है वो सही माना जाएगा जब उसको क्या किया जा सके? प्रूफ। अगर कोई चीज लॉ में नहीं है तो उसको प्रूफ भी आप कर देंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉ में है और आप प्रूफ नहीं कर पाए तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे सारे लोग आप लोग हैं और आप लोग के सामने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, इतने सारे लोग किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया, पुलिस आई, सबसे पूछ रही है और मैंने जो है वो बोल दिया कि जिसने भी अपना जवान खोला उसको इसी के पास पहुंचा दूंगा। स्टाइल में, धांसू स्टाइल, लेकिन ये अच्छा डायलॉग है। अगर किसी ने जुबान खोली तो उसे भी इसी के पास पहुंचा दूंगा जिसका क्या किया? मर्डर किया। अब देखिए, आपने में से किसी ने भी नहीं बताया तो ऐसे केस में मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। और वहां पे ही जो है आप लोगों को बता दिया कि सब लोग जो है वो अबीर का नाम बोलना, नहीं बोला तो फिर वहीं पहुंचा दूंगा। अब देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि कैमरा वगैरह अगर नहीं है तो जो हम बोलेंगे वही होगा, इसी को आई विटनेस बोलते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे देश में हुआ नहीं है, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जिसने ऑफेंस किया है उसको जो है बेल मिल गया या उसे जो है वो छोड़ दिया गया। और कुछ ऐसे भी केसेस हुए जहां पे जिसने क्राइम नहीं किया वो फंस गया उस जगह रहने के कारण या कुछ और चीजों के कारण। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, नहीं पकड़े गए तो साहूकार, पकड़े गए तो चोर। बैंक रॉबरी किया, नहीं पकड़े गए, ऐश कीजिए पैसे से, पकड़े गए तो चोर कहलाएंगे, रॉबरर कहलाएंगे। लेकिन हम लॉ को पढ़ रहे हैं कि रॉबरी करना ऑफेंस है, ये मैं बता रहा हूं। आप पूछ रहे हैं कैसे साबित होगा, इसको क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। ऑब्वियस सी बात है, साबित करना पड़ेगा। अब वहां पे तभी तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, पढ़ाऊंगा आपको। ओरल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और कैसे हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो ओरल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी जो ओरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन 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 मसला यह है कि अगर ओरल रहा तो उसको साबित कैसे करेंगे? तो अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं मिस्टेक की बात, कि मिस्टेक क्या चीज हुआ। क्योंकि अगर मिस्टेक भी हुआ तो, और मिस्टेक के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा जानिएगा। मिस्टेक का मतलब हुआ कि दोनों ही पार्टी किसी एस्पेक्ट को जो है वो एक समझ रही है जबकि वो सही नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि, नाम भूल गया, हाँ, हृदय, हृदय, हाँ, देवाशीष, हाँ। काम जो है वो राक्षसों वाला नहीं करेंगे, ठीक है, डेविल वाला नहीं। देव वाला नाम है, देव वाला काम करेंगे, डेविल वाला नहीं। अब जो है वो देवाशीष जो है, ये जो है वो बड़े आदमी, इनके पास जो है वो ढेर सारे जो है वो हॉर्सेस हैं, ये बिजनेस करते हैं, अच्छे अच्छे जो है ब्रीड के हॉर्सेस को बेचते हैं। हृदय को जो है वो एक बार हृदय में ये विचार आया कि हॉर्स राइडिंग किया जाए, घुड़सवारी की जाए। बाइक वगैरह पे तो हर कोई घूमते हैं। तो इन्होंने जो है वो देवाशीष से पूछा कि क्या आप मुझे जो है वो एक घोड़ा देंगे? बोले हाँ, हमारा काम ही यही है, क्यों नहीं देंगे। 2 लाख रुपए में डील हो गया एक घोड़े का, चेतक का। चेतक बड़ा पॉपुलर घोड़ा था। बताइए तो किस नाम से चेतक क्यों पॉपुलर हुआ? चेतक हिस्टोरिकल हिस्ट्री में नाम दर्ज है उस घोड़े का, क्यों?
थोड़ा सा बस गड़बड़, महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप के जो है वो घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और हिस्ट्री में भी है कि वो घायल हो गए थे युद्ध में, दुश्मन ने उन्हें मरा समझ के छोड़ दिया था, ऐसी स्थिति हो गई थी। वो घोड़ा जो है वो उन्हें खींच करके कहां तक ले आया? राज्य में अपने, उनका इलाज हुआ, वो ठीक हुए। इसीलिए ये कहानी में है कि चेतक, घोड़ा मतलब चेतक, तो वो मजबूत, अच्छा और वफादार घोड़ा, सब तरह का चीज था। तो ऐसे ही इनके भी घोड़े का नाम चेतक था। तो इन्होंने चेतक का डील तय कर लिया, कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। अब जो है वो देवाशीष ने जो है वो अपने केयर टेकर को फोन किया और बोला कि हाँ भाई, चेतक का जो है वो डिलीवरी जाकर के करो। किनके? तो हृदय साहब के फार्म हाउस पे। हृदय साहब फार्म हाउस है, वहां पे घुड़सवारी करेंगे, तो उनके फार्म हाउस पे जो है वो भेजो। तो वो कह रहे हैं मालिक, चेतक तो कल रात ही महाराणा प्रताप के पास पहुंच गया। समझे मतलब? निकल पड़ा, चेतक नहीं रहा। ये बात ना हृदय को पता था, ना किसको पता था? देवाशीष को। दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। ये क्या कहलाता है? अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या मैंने बोला? वैलिड नहीं होने पे लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। अब हृदय जो है वो कितना भी चीखे चिल्लाए, कितना भी कोर्ट में जाए, तो इनको जो है वो चेतक नहीं मिलने वाला है। पैसे मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपने बोला था कि चेतक नाम का घोड़ा देंगे तो दो मुझे वो घोड़ा, नहीं कह सकते। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिस्टेक। अब इसमें बहुत बात करेंगे मिस्टेक में, बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वो सब इस चैप्टर में जब जाएंगे तब देखेंगे। तो देखिए, हमने कहा पहला चीज सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? कंसेंट। क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट जो है वो क्या होना चाहिए? फ्री। डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, फ्रॉड करके नहीं, मिसरिप्रेजेंट करके नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके नहीं, और ना ही किससे? मिस्टेक से। और दोनों में कंसेसस क्या होना चाहिए? कंसेसस एडेडम होना चाहिए। दोनों उस चीज को एक ही जैसा समझे। चलिए अगली बात क्या बोला इन्होंने? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। यहां पे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि 3 बातें हैं। एक पहला है कि एज ऑफ क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी। दूसरा क्या बोला? साउंड माइंड। और तीसरा बोला लॉ के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब है कि जिन लोगों के बीच में, हमने पढ़ा था ना प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, कि एक से ज्यादा लोग होंगे। कह रहे हैं कि जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके लिए जो है वो क्या कहा जा रहा है? उनके लिए कहा जा रहा है कि उसमें से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यानी अगर आप जो है वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, जिसका मतलब हुआ वॉइड सिंस बिगिनिंग। जिस मोमेंट पे आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या माना जाएगा? वॉइड। इसका मतलब है आप जो है वो लीगल रिमेडी नहीं ले सकते। देखिएगा, इसे पढ़ने में लगभग हमें 1 दिन लग जाएगा। जब हम इसमें वापस पहुंचेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें दी हुई है। लेकिन अभी जो हमें जानना है वो ये कि अगर किसी की उम्र 18 साल नहीं हुई है तो वो क्या कहलाएगा? माइनर। अगर आप उनके साथ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि एक डील होता है, और ये डील बेसिकली क्या है कि मैंने बोला कि हर्षित, हर्षित आप जो है वो 100 रुपए में मुझसे जो है ये कैलकुलेटर खरीदेंगे? हर्षित ने बोला सर मंजूर है। लेकिन हर्षित जो है वो माइनर है। क्या है? माइनर। अगर जो है मैं लेकर के गया, उन्होंने लेने से मना कर दिया, मेरे पास कोई लीगल डिफेंस, लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हर्षित 100 रुपए लेकर के आ जाते हैं तो मुझे ये कैलकुलेटर उन्हें क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। और अगर मैंने क्या किया, देने से अगर मना कर दिया, तो अगर मैंने जो है वो देने से मना कर दिया तो वो मुझे जो है वो लीगली क्या कर सकते हैं? वो मुझे जो है वो लीगली स्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं। मतलब माइनर के पास ये राइट है कि वो मुझे स्यू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, रिमेडी ले सकते हैं। मेरे पास रिमेडी अवेलेबल नहीं है। देखिएगा, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि माइनर जो है वो चलता फिरता मानव बम है। यानी कि कैसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बिल्कुल बचिए, पता करके कीजिए। क्योंकि अगर वो झूठ बोल करके भी बोल देता है कि मैं क्या हूं,
मेजर हूं तो भी आपके पास कोई रिमेडी नहीं है, करेंगे बात तभी तो वो डिटेल में वहां पे है, और अभी तो बस थोड़ा सा है। इसका मतलब माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिमेडी आपको नहीं मिलेगा। उसने अगर अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, आपको कोई लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। कहा अगली बात, कहा कि अगली बात, अगर आपने किसी अनसाउंड माइंड के साथ, यानी जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जिस जो मेजर हो उसके साथ कीजिए या माइनर के साथ मत कीजिए, दोनों एक ही बात हुआ। दूसरी बात, अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए या उस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जो किस माइंड का हो, साउंड माइंड का। क्या मतलब? साउंड माइंड का मतलब हुआ कि जिसके जो है वो दिमाग के पास कान लेकर के जाएंगे तो आवाजें आएंगी, ढिक चिक डैंग टुक डुक गाना बजता रहेगा। नहीं, साउंड माइंड, माइंड से क्या आएगा, उसके साउंड आता रहेगा। कहा गया कि नहीं, लॉ ने क्या डिफाइन किया है साउंड माइंड को, कि द पर्सन डूइंग द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी विच अ प्रूडेंट पर्सन शुड डू इन दैट सर्कमस्टांसेस। प्रूडेंट पर्सन का मतलब होता है एक सेंसिबल पर्सन, तो ए सेंसिबल पर्सन शुड डू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स विच दैट पर्सन इज डूइंग। अगर एक पर्सन बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है उस सर्कमस्टांसेस में, फोन सबका बैग में है ना, हाँ जी यशस्वी, बस्ते में है ना बैग, फोन याद रखिएगा, सबका फोन कहां रहना चाहिए, बैग के भीतर, डेस्क वगैरह पे नहीं। लॉ का टीचर हूं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं फॉलो करें, क्योंकि लॉ में इंस्ट्रक्शन ही मैटर करता है। मैंने डेस्क पे रखने नहीं बोला है, ना मैंने जेब में रखने बोला है, कहां रखने बोला है, बैग के भीतर। चलिए, अब यहां पे मैंने कहा कि अगर जो है हम बात करते हैं साउंड माइंड का, तो साउंड माइंड का मतलब है कि एक प्रूडेंट पर्सन को एक सेंसिबल पर्सन उस सिचुएशन में जैसे बिहेव करता है वैसे अगर आप बिहेव करते तो आप किस माइंड के हैं। लॉ ने यही डिफाइन किया है। अब देखिए क्या सेंस है। क्या फोन का इस्तेमाल करना गलत है? नहीं, मोबाइल का लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या मोबाइल पे जो है वो रील देखना ऑफेंस है, गलत है? नहीं। लेकिन सोचिए जरा, पूरा क्लास चल रहा है, हम सब बात कर रहे हैं, एकाएक जो है वो आपको क्या हो, एकाएक जो है वो आपको एक आवाज सुनाई देता है और हम जब पलट के देखते हैं तो यशस्वी जो है वो अपना यश फैला रहे हैं और वो जो है वो फोन पे लगे हुए हैं और वो जो है वो रील देखे जा रहे हैं अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप देख करके ऐसे हंसते नहीं हैं, खुश नहीं होते हैं, रील वगैरह कोई हंसी का रहा, लेकिन चलते हुए क्लास में अगर ऐसा किया तो क्या हुआ? क्या एक सेंसिबल पर्सन ऐसा करेगा? अरे मुंडी हाँ या ना में तो हिलाइए यशस्वी, कह रहे मेरा नाम लिया मैं क्यों हिलाऊं? नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। अब कह रहे अब तो मैं फोन को जो है वो दूर रख के आऊंगे। अच्छा स्विच ऑफ है, चलिए ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया, जिसका दिख गया वो बोल दिया। माइंड मत कीजिएगा, वैसे माइंड कीजिएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब जो है वो यशस्वी अगर बाकी समय में चलाते तो अच्छा था, इस समय में चलाएं तो ये क्या कहलाए? अनसाउंड माइंड। और सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई बात मैंने आपको बोला, नॉर्मली हंसी वाली बात है तो आप हंस देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई ऐसी बात बोली, आप बोले मार डाला रे क्या बोल दिए, रो रहा है बंदा, मैंने बोला तो कहीं पे जो है वो लोग दुखी हैं, किसी की डेथ हो गई है, रो रहे हैं, आप जाते हैं बोलते हैं हा 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 हा, ये दुनिया आनी जानी है, जो आया है सब एक दिन जाएगा, हंसो खुशी मनाओ। तेरीते, लोग यही तो बोलते हैं डैश ढीला है, सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके बात करते हैं कि डैश का या बिप बिप हिल गया है, यही तो हम बोलते हैं। यही जो हम बोलते हैं डैश पगला गया है, लॉ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसको कौन सा माइंड बोलता है? बस यही है। तो यही है अनसाउंड माइंड। अब कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अब देखिएगा, इसमें बाद में बताऊंगा कि कुछ समय वो अनसाउंड माइंड का रहता है, फिर साउंड माइंड का हो जाता है, तब वो सब जवाब मिलेगा जब और डिटेल में इसके जाएंगे। तो फिलहाल माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अनसाउंड माइंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अब तीसरा चीज कह रहे हैं कि लॉ ने क्या किया है? डिस्क्वालीफाई किया है। इसका मतलब इन लोगों के साथ अगर आप कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पहला है एलियन इनेमी। एलियन इनेमी का मतलब होता है दुश्मन देश का नागरिक।
एलियन इनेमी का क्या मतलब होता है? दुश्मन देश का नागरिक। कोई भी कंट्री इनेमी कंट्री तब होता है जब उसको इनेमी डिक्लेयर किया जाता है। हमारे बहुत सारे कंट्री के साथ 36 के आंकड़े हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिशियली हमने उनको कौन सा कंट्री डिक्लेयर किया है, इनेमी कंट्री। चाइना के साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं, बट स्टिल चाइना को इनेमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया, इसीलिए हमारा उनके साथ ट्रेड हो रहा है। हमारा बांग्लादेश के साथ भी 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन अभी तक हमने इनेमी कंट्री डिक्लेयर उन्हें नहीं किया। पाकिस्तान के साथ भी हमारा 36 का आंकड़ा रहता था, किसका? अब है, लेकिन हमारा जो है वो उनको हमने इनेमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको इनेमी डिक्लेयर किया है। उससे पहले तक हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता था, बॉर्डर था, वहां से सामाने जाते थे, बहुत तरह के चीज आते थे। दूसरा, हमने तुर्की को जो है वो डिक्लेयर कर दिया अपना इनेमी कंट्री, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर और उसके दौरान जो है पाकिस्तान की क्या की थी, मदद की थी। इसीलिए उनके साथ हमारा सारा खजूर ये सब आना सब क्या हो गया, बंद। यानी उनके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर कोई कंट्री इनेमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके जो है वो सिटीजन के साथ आप कोई ट्रेड, और अगर करेंगे तो कोई लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। फॉरेन सोवरिन, फॉरेन सोवरिन का मतलब होता है दूत, बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं दूत, और इंग्लिश में आप मैसेंजर कह दीजिए। आज के डेट में हम उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इंडिया से बाहर जाते हैं, मोदी जी के साथ जो लोग जाते हैं वो सब फॉरेन जो डेलीगेट होते हैं, उनको ये परमिशन नहीं है कि वो बाहर जाकर के इंडिविजुअली क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही ट्रंप आए, ट्रंप के साथ जो लोग आए, तो ये नहीं कि हृदय वहां जाएंगे और बोलेंगे वो व्हाइट हाउस बेचोगे मुझे। कहने का मतलब यह है कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में किनके साथ, ट्रंप के साथ डील नहीं कर सकते। ट्रंप के साथ डील होगी, इंडिया करेगी, उसको बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार कर सकती है। इंडिविजुअल कोई उनके साथ डील, उनका अपना पर्सनल मकान भी होगा तो भी आप उनके लिए साथ ये डील नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी का मकान खरीदते नहीं हैं, किसी का कार नहीं खरीदते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर कोई जो है वो फॉरेन सोवरिन है, यानी कि डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी तरह का डील नहीं कर सकते हैं। कन्विक्ट्स, अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो दो बातें होती है, एक, या तो उसे सजा मिलेगा और या जो है वो उसे सजा नहीं मिलेगा। सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं, उसको बोलते चार्ज फ्रेम करना। जब किसी के ऊपर आप कोई इल्जाम लगाते, चार्ज फ्रेम करते, तो उसके बाद उस चीज का प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। प्रोसीडिंग में जो आप एविडेंस देते हैं उसके बेसिस पे तय होता है कि वो कन्विक्ट्स हैं या एक्यूटल हैं, जिसको एक्यूटल का मतलब होता है बेगुनाह। नहीं बोलते हैं कि बाइज्जत बरी किया जाता है, निर्दोष। तो या तो वो कन्विक्ट्स होगा, कन्विक्ट का मतलब दोषी, और एक्यूट का मतलब क्या होगा, एक्यूटल का मतलब क्या होगा कि जिसने जो है वो ऑफेंस नहीं किया है। अगर किसी को कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, कन्विक्ट, तो आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो क्या था, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। पहला चीज हमने देखा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या, एग्रीमेंट। दूसरा फ्री कंसेंट। तीसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टी। अब देखिए कंसिडरेशन। चौथा चीज क्या है, फोर्थ क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, क्विड प्रो को। फिर ये लैटिन वर्ड है, आसान मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। कहा गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा जब तक उसमें कंसिडरेशन ना हो। कहा गया कि कंसिडरेशन का मतलब क्या, पैसा है, बोला नहीं, सेक्शन 10 ने साफ साफ बोला। और देखिए कंसिडरेशन अभी थोड़ा बता रहा हूं, कंसिडरेशन पे अगला जो यूनिट 2 है वो पूरा किस पे है, उसका नाम ही है कंसिडरेशन। तो ये मैंने बोला ही आपको, ये जो पहला आपका है ये सारे जो है वो आपके यूनिट का कुछ ना कुछ समरी दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन का मतलब कहीं नहीं दिया हुआ है सामान, वो क्या चीज, कहा हुआ समथिंग इन व्हाट रिटर्न। कहा व्हाट समथिंग, कहा कि कुछ करना भी जो है वो क्या है और नहीं करना भी समथिंग है। अगर आप किसी के लिए कोई पेन ले रहे हैं वो भी समथिंग है, कोई गेन आपको हो रहा है वो भी क्या है, समथिंग है। एक्ट करना या एक्ट ओमिशन, एक्ट मतलब करना, ओमिशन मीन्स नहीं करना, ये भी क्या है, कंसिडरेशन है। जैसे मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि आप जो है वो मेरे लिए जो है वो छाता लेकर के जो है वो बारिश में चले आएंगे, दैट मैं आपको जो है 500 रुपया दूंगा। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उस पर्सन को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो क्या है, 500 रुपया है, और आपको जो मिल रहा है उस पर्सन ने जो पेन लिया है, यानी उसने जो है वो सफर किया कि वो बारिश में क्या होता आ रहा है,
भींग करके आ रहा है, कह रहे ये कंसिडरेशन हो गया। अगर मुझे बोला जाए कि आप यहां पढ़ाएंगे, हम आपको पे करेंगे, इसका मतलब मेरे कुछ करने के लिए मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है। मैं जो है वो बैच ले रहा हूं आपका, इंस्टीट्यूट मुझे पैसे दे रही है। दूसरा, आप किसी और जगह बैच नहीं लेंगे, इस बार पैसे, इस बार कंसिडरेशन इंस्टीट्यूट के लिए क्या है कि मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं ले रहा हूं, यही इनके लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन। मिले तो हर केस में कंसिडरेशन पैसा है, तो इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न को ही क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके लिए रिटर्न है, आप पैसे दे रहे हैं, ये मेरे लिए रिटर्न है, तो समथिंग इन रिटर्न। तो कहा गया कि कंसिडरेशन जो है वो क्या है, होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के जो है वो कोई चीज क्या नहीं माना जाएगा, आपका जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहां पे जो है वो कह रहे हैं कि कंसिडरेशन जो होगा वो कहा गया लॉफुल। पहला, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये एक पॉइंट है। अगला, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब है। अगर मान लीजिए कि एक जो है वो बैग दिया नमित, और उनका कहां खोए हैं बच्चा, सब विवेक, विवेक ने जो है वो नमित को जो है वो एक बैग दिया, ठीक, और उस बैग में जो है वो आपका बुक है, और विवेक ने जो है नमित को बोला कि ये बैग जो है वो पहुंचा दो पीयूष के पास। तो मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट हुआ बैग पहुंचाना, क्या ये इलीगल है, उसमें बुक है, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विवेक ने जो है वो बोला नमित को कि नमित आप ये बैग किनको पहुंचा दो, पीयूष को, और बदले में मैं आपको दूंगा क्या, हाँ, ड्रग, चरस, गांजा, खींच लीजिए। अब मुझे एक ही बताइए, यहां पे कंसीडरेशन जो है वो क्या है, ड्रग्स। क्या ऑब्जेक्ट इलीगल है, ऑब्जेक्ट क्यों इलीगल, ऑब्जेक्ट तो काम को बोलते हैं। बैग में बुक है, वो पहुंचाना थोड़ा ना इलीगल है। कंसीडरेशन यहां पे जो है वो लीगल नहीं है। अब देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सब पॉइंट, इसका तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा, इस चीज पे जरूर रखिएगा, लीगल रेमेडी नहीं मिलेगा। पहुंचा दिया विवेक ने, किनके पास, नमित को दिया था ना पहुंचाने, नमित ने पहुंचा दिया बैग किनके पास, पीयूष के पास, और जा रहे खुशी खुशी विवेक के पास कि विवेक देंगे, मस्त खींचेंगे, मस्त हो जाएंगे। गए और बोला कि दे भाई, तो बोलते जा नहीं देता। अब कहां जा रहे हैं, कोर्ट में, और बोल रहे हुजूर मार डाला। कह रहे उसने नहीं मारा, मारूंगा तो मैं। अब कह रहे कि क्या हुआ, तो कह रहे कि बोला था बैग पहुंचा देंगे, तो पहुंचा दिया, बैग नहीं दे रहा है। देगा जज, रिलीफ देगा, रिमेडी नहीं देगा। हथौड़ा रहता है उनके पास, ऑर्डर वाला, उससे देगा कि ये कौन सा तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए दूसरा चीज लीजिए, इस बार विवेक ने नमित को बोला कि जो है ये बैग पहुंचा दो पीयूष को, उसमें बुक है, मैं तुम्हें दूंगा 5,000 रुपए। कितना, मुझे बताइए। इस बार कंसिडरेशन क्या है, 5,000 रुपया। ये तो इलीगल चीज नहीं है, 5,000 रुपया है। लेकिन इस बार उन्होंने बैग में बुक तो दिया ही, साथ ही छोटा सा व्हाइट वाला पुड़िया दे दिया। समझ रहे, व्हाइट वाला पुड़िया, आटा वाला, चरस वाला, ड्रग्स वाला पुड़िया दे दिया, और बोला क्या करो उसे, पीयूष को पहुंचा दो। पहुंचा दिया विवेक ने, और क्या मांगा, 5,000 रुपए। नहीं दिया, फिर गए कोर्ट में, क्योंकि इस बार तो कंसिडरेशन सही है। बोल रहे माय लॉर्ड नहीं दिया 5,000 रुपया, पहुंचा दिया मैंने, इसका काम कर दिया। क्या था बैग में, बैग में बुक था और एक पुड़िया था ड्रग्स का। बोले खा के ही दम लेगा, क्या जो है वो मिलेगा इस बार नमित को जो है 5,000 रुपया। कोई लीगल रिमेडी है, नहीं है लीगल रिमेडी। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, बट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बोथ शैल बी लीगल। वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। यहां पे कह रहे कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दोनों। अब ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ ये क्या नहीं होना चाहिए वो देखिए, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर बच्चा मेरा रिक्वेस्ट ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक कोई पॉइंट है जिससे क्वेश्चन सेट करेगा, हो सकता है इमोरल और किससे कर दे,
अपोज टू पब्लिक। हाँ, अभी तो बच्चा ये मैंने नहीं बोला है, ये मैंने अभी बताया ही नहीं है। यहां तक आप पूछ सकते हैं, इसका मुझे मौका दीजिए, इस पे मैंने भौंका नहीं है। पहले भौंकूंगा, काटूंगा, तब आप पूछ सकते हैं। तो इससे अगर है तो मुझे सेवा का भी मौका दीजिए, मैं इसको भी बता ही रहा हूं। अब कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी, हमने कहा इलीगल तो आपने देख लिया, लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो अलाउड नहीं। अब इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है? द थिंग विच इज इलीगल इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इमोरल, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि जितनी भी चीज इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो इलीगल भी होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई चीज इलीगल है तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। आम सेंस में बोलते पब्लिक पॉलिसी का मतलब जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने सोसाइटी में, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी या इमोरल। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कि मैं मेट्रो में सफर कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये पूरा टूट गया था, लेकिन ज्यादा मुक्ति नहीं दिया था, सिर्फ 5 दिन। जब तक इसमें पूरा फटा हुआ था तब तक ही सब कुछ हो गया, प्लास्टर हो गया, फिर लटका के आ गया। क्योंकि आपका क्लास अगर बंद रहता है ना, तो मुझे लगता है आप ऐश कर रहे होंगे, और ये सोच सोच के मैं बीमार पड़ता हूं कि बच्चे के पास अभी काम नहीं, कितना मस्त घूम रहा होगा। तो मैं 5 दिन बाद फिर उठ करके आ गया था। लेकिन मान लीजिए कि वैसी ही स्थिति, और मैं जो है वो मेट्रो में जा रहा था और खाली दिखा मुझे, जो फीमेल के लिए रिजर्व जो है वो बर्थ है, फीमेल वाले बॉगी में नहीं गया था मैं, किस में गया था? लेकिन आप देखे होंगे बाकी कोचेज में भी कुछ कुछ 2 सीट ऐसे ही कर करके रिजर्व होते हैं फॉर फीमेल, ऐसे करके, फिर ऐसे ही सीनियर सिटीजन या ऐसे करके। तो खाली था तो मैं बैठ गया। अब जो है वो वहां पे जो है वो 2 लोग जा रहे थे, दीक्षा और यशस्वी। पता नहीं क्यों जो है वो यशस्वी को जो है लगा कि अच्छा, अनसाउंड माइंड में मेरा जो है वो क्या किए थे, एग्जाम्पल दिए थे। अब बताते हैं इनको। इन्होंने जो है वो दीक्षा को क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कि दीक्षा जा तो सर को उठा वहां से। मैं तो बैठा हुआ था फीमेल वाले सीट पे। दीक्षा बोलते हैं मैं क्यों उठाऊं, बैठे हुए देख रही हो, हाथ भी ये है, और सीनियर भी, एक तो टीचर है, ऊपर से बुजुर्ग, और ऊपर से क्या है, हाथ टूटा हुआ, मैं क्यों उठाऊं? तो बोलती 500 रुपया दूंगी। दीक्षा बोलती इतने पे मैं ईमान धर्म बेच दूं, उठाना क्या चीज है। अब जो है वो दीक्षा आई और आकर के जो है मुझे कह रही है मुझे उठना पड़ेगा। बस पूरा का पूरा सीक्वेंस समझिए। क्या किसी बड़े आदमी को किसी जगह से उठाने के लिए ये स्टाइल सही है? लॉ ने मना नहीं किया है, कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है, बट दिस इज इमोरल एंड अपोज टू। दूसरा, अगर आप जो है वो इतने स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, वो सीट आपके लिए है, फीमेल के लिए है, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है और उसमें वो बैठे हुए हैं, और आप जान रहे कि वो आपके टीचर भी हैं, हाथ भी टूटा हुआ है और आपसे बहुत सीनियर भी है, तो उठाना, बताइए हमारे सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट किया जाता है? आप जा रहे हैं, किसी को नमस्ते नहीं बोलते, अरेस्ट कर लिया जाएगा। घर में कोई बड़े बुजुर्ग आए, जो भी कल्चर रहा, हमारे यहाँ पैर छुआ जाता है, कहीं नमस्ते किया जाता है, जैसे भी रहे, जिस भी तरह से रहे। आपने नहीं किया, तुरंत टोक देते हैं, देख लो लड़का तेरा जो है वो सही नहीं निकल रहा है। क्या केस फाइल कर देंगे? वो जाते जाते एफआईआर कर देंगे चुन्नू पे, चुन्नू ने पैर नहीं छुआ दादाजी का, केस फाइल हो जाएगा? नहीं। इलीगल होता तो जरूर होता, इसी को बोलते इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। अब इन्होंने मुझे तो उठा दिया, अब मैं उठ गया और जाकर के यशस्वी को बोल रहे हैं, उछलते हुए जा रहे हैं, मजा आएगा, 500 मिलेगा, मोमोज खाएंगे, यही सोच के दीक्षा गई हैं। यशस्वी ने बोला चल हट, पैसे देते हैं। और तेरी के गुस्सा आया। अब कॉन्ट्रैक्ट, ओरल, कोर्ट ऑफ लॉ में गई दीक्षा और बोल रही है यशस्वी ने 500 रुपए नहीं दिए। अब जो है वो कोर्ट ने बोला कुछ मैं दूं क्या? किस ग्राउंड पे? क्या इलीगल चीज किया था दीक्षा ने? नहीं, लेकिन क्या था वो? इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के क्या था? अगेंस्ट। तो अगर ऐसा भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। शैल नॉट फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्व इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे
दूसरे के प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, आप दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं उस समय आपको दूंगा, अभी आप जानना चाहें तो यह हुआ कि मान लीजिए कि पीयूष का जो है वो प्रिंटिंग प्रेस है जहां बुक की छपाई होती है, और क्या नाम बचा, हाँ, अंशु जो है वो इनके पास पहुंचते हैं, और ध्यान से सुनिए, ये मेरा वाला बुक ले जाते हैं और इनको कहते हैं कि ये बुक जो है वो प्रिंट कर दो। कौन सी बुक, मेरी वाली बुक, ताकि ये बुक ये बेचेंगे। अब अगर ये बुक ये बेचेंगे तो मुझे तो उस पर रॉयल्टी नहीं मिलेगा। यही बुक अगर टैक्समैन बेच रहा है तो मुझे उस पर क्या मिल रहा है, पियर्सन बेच रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, रॉयल्टी। तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये बात इनको पता चल गया कि ये तो सर का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड बुक है, और अंशु को सर ने नहीं ऑथराइज किया है, क्या करने के लिए, उस बुक को बेचने के लिए। अब जो है वो इन्होंने जो है वो, ध्यान से सुनिए, इन्होंने जो है वो उस बुक को जो है वो प्रिंट नहीं किया, और जब ये वापस आते तो कहते रहे 7 दिन का समय लिया था आपने, 1000 कॉपी करने थे, क्यों नहीं किया। कह रहे हैं कि नहीं करूंगा। अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में गए, क्योंकि साइन तो हो चुका था, इनको बाद में पता चला। अब बताइए क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा अंशु को, पीयूष क्या उनको कंपनसेट करेंगे, कोर्ट कंपनसेशन दिलाएगा, नहीं, कोर्ट देगा अंशु को कंपनसेशन नहीं, कुछ और देगा, क्योंकि वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड चीज को क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे, जिससे मुझे क्या होता, नुकसान होता। तो चलिए, पहला चीज क्या था इसमें, एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में बताइए कौन कौन सा चीज था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यानी मेजर के साथ करेंगे, दूसरा अनसाउंड माइंड के साथ नहीं करेंगे या साउंड माइंड के पर्सन, तीसरा लॉ के द्वारा वो क्या ना हो। कौन कौन से लोग हैं जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड हैं, पहला एलियन इनेमी, दूसरा फॉरेन सोवनियर, तीसरा कन्विक्ट्स, अगर किसी को कोई सजा हुई है तो, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर अगला कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल और ना इमोरल होना चाहिए, ना पब्लिक पॉलिसी के, और ना ही ऐसा होना चाहिए कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो दूसरे के प्रॉपर्टी को या दूसरे को किसी तरह से क्या पहुंचाए, हार्म पहुंचाए। चलिए, अब यहां पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज हैं जो क्या है, जो आपके जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं कि वो क्या है, वॉइड है। ये डिक्लेयर ही किया है किसने, सेक्शन 10 ने, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा, डिक्लेयर टू बी ईदर इलीगल और वॉइड, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, ऐसा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या माना जाएगा। ये सब आगे डिटेल में आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप कभी शादी नहीं करोगे, हम आपको 10 लाख देंगे, ठीक। अब ये बेसिकली क्यों किया, तो मान लीजिए हृदय ने ये किया किनके साथ, देवाशीष ना, देवाशीष ही ना, ठीक है। हृदय जो ये कॉन्ट्रैक्ट, जो ध्यान से सुनिएगा, हृदय और देवाशीष दोनों दोस्त हैं, किटिर पिटिर करते रहते हैं बीच बीच में भी। अब ये दोनों जो है वो दोस्त हैं, लेकिन दिक्कत क्या है पता है आपको, एक फूल दो माली। हृदय कह रहे हैं कि देवाशीष ये तेरी भाभी है, देवाशीष कह रहा है कि ये क्या है, तेरी भाभी है, होगी किसी और भैया की वो, लेकिन फिर भी दोनों लगे हुए। लेकिन हृदय जो है वो निकले थोड़े तेज, ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली तो ये बोल नहीं सकते हैं, दोस्त है ना, तो ये क्या कहते हैं कि पहले भूमिका बांधा कि देख हमारे देश में इसने शादी नहीं की, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, दिस दैट, कितना राइज किए, ये किए, उसको उनको मोटिवेट करें कि वो कभी शादी ना करे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो ये कौन सा बड़ा चीज है, अच्छा बड़ा चीज नहीं तो ठीक है, तू शादी नहीं, हाँ नहीं करेंगे, पक्का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ कर, 10 लाख रुपए, कहता चल डन, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि देवाशीष कभी क्या नहीं करेंगे, ये भीष्म पितामह की तरह अखंड प्रतिज्ञा ले लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हृदय ने उनको कितने रुपए दिए, देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 2 दिन बाद देवाशीष किनके साथ पहुंच रहे हैं,
हृदय की भाभी के साथ, जिनके कारण इतना इन्होंने खेल किया था, उनको लेकर के पहुंच रहे हैं, जरा मिल इनसे। वो तेरे बुआ था शादी नहीं करेगा इसीलिए हमने ये किया था, और तू शादी करके आ गया। बोले वो तो इसीलिए पैसे नहीं थे, तेरे ही 10 लाख रुपए से क्या किया है, और आगे का भी जो प्लानिंग है इसी 10 लाख रुपए से करेंगे, इसीलिए शादी कर लिया। अब मुझे बताइए, क्या हृदय को लीगल रेमेडी मिलेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया देवाशीष ने, कहा जरूर मिलता अगर ये क्या होता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता तो। और यही कह रहे हैं कि अगर किसी को आपने क्या किया है, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड या रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ कि तू यहां दुकान नहीं खोलेगा, तू यहां ये बिजनेस नहीं करेगा, ये क्या हुआ, ट्रेड करने से मना करना। पढ़ाऊंगा आगे कि रीजनेबल जो है वो रेस्ट्रिक्शन ट्रेड में लग सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, जैसे मुझे कहीं भी पढ़ाने से सर आप कहीं नहीं पढ़ाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, अगर वो मुझे कहते सर आप बताओ कितने बैच पढ़ा सकते हो, मैंने बोला 12, सर 12 के 12 बैच आपके हमारे पास, अब रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकते हैं कि अब मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे कहते सर आप एक बैच यहां पढ़ाओगे और फिर कुछ नहीं करोगे, हवन करोगे, पढ़ाने का काम नहीं करोगे, अब ये रेस्टोरेंट ऑफ क्या माना जाएगा, ट्रेड। ऐसे ही आप किसी को जो है वो क्या करते हैं, आप किसी के साथ डील करते हैं कि किसी बंदे ने मान लीजिए कि किसी के ब्रदर को मार दिया, और उसके बाद वो आकर के कह रहा है मेरे ऊपर ना केस मत करना, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। सामने वाले ने उससे 10 लाख रुपया ले लिया और अगले दिन जाकर के एफआईआर भी दर्ज कर दिया। वो बंदा कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल रहा है कि क्या कोई, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैंने इसके भाई को मारा है, लेकिन मेरे ऊपर ये केस फाइल नहीं करेगा। जज बोलेगा आजा फिर, बाकी बचा हुआ काम मैं कर देता हूं। कहा गया कि नहीं, आप किसी को भी जो है वो इस तरह से जो है वो रोक नहीं सकते, लीगल प्रोसीडिंग लेने से नहीं रोक सकते हैं। इसका एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि अगर मामला सिविल नेचर का है, जैसे मान लीजिए कि मान्या जा रहे थे और कनिष्का जा रहे थे। मान्या थोड़े जल्दी में थे, ये सोच रहे थे कब क्लास खत्म होगा, जल्दी से जाएंगे, घर पहुंचेंगे, कुछ कुछ काम दिमाग में आ रहा है, फालतू वाला ही लेकिन आ रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं जाना रहेगा, तो थोड़ा तेजी में इन्होंने स्कूटी निकाला, टकराया किनके स्कूटी से, कनिष्का के। कनिष्का को कोई चोट वगैरह नहीं लगा, इनके स्कूटी का लाइट टूट गया। मान्या ने जो बोला कि देख बहन केस वगैरह करने की जरूरत नहीं, गलती इन्हीं की थी, कैमरा वगैरह था दिख रहा था। इन्होंने बोला कि कितना का डैमेज हुआ, बोला कि लग जाएगा 4-5 हजार रुपए। इन्होंने बोला 5 हजार पकड़, और इनके बीच ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तू केस फाइल नहीं करेगी। अब अगर जाकर के कनिष्का पैसे भी ले लेती और केस फाइल कर देती है, तो फिर आप बोलिएगा यही लीगल प्रोसीडिंग। कहा गया कि इस केस में जज बोलेगा कि क्या हुआ भाई, तो ये नुकसान हुआ, तो आपने केस क्यों फाइल किया, आपका तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो बोलेंगे माय लॉर्ड सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बोलेगा जज हूं, इससे ज्यादा सेक्शन पढ़ा हुआ हूं, उसमें ये लिखा हुआ है लीगल प्रोसीडिंग, लेकिन उसका सेंस ये है कि अगर किसी चीज का सिविल सेटलमेंट पैसे से होगा, जज कहते मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्या रिलीफ दिलाता, क्या रिलीफ दिलाता, किसी के स्कूटी को आपने ठोक दिया, क्या रिलीफ होगा, रिपेयर का खर्चा। वो तो आपने जितना बोला उतना ही उन्होंने दिया, या उन्होंने अपने मर्जी से दिया, नहीं जितना मैंने बोला था। तो बोलेंगे अब जाओगी या कुछ दूं। अब बताइए, लीगल प्रोसीडिंग की बात हम कर रहे हैं, अगर सिविल मामला है लीगल प्रोसीडिंग कंस्टेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रिमिनल मैटर में, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में आपका लाइफ टाइम इंप्रीजमेंट से लेकर के कैपिटल पनिशमेंट, मतलब मौत की सजा को कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, यहां तक का चीज है। ए वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, तो कहीं उसका लीगल इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, लॉ के द्वारा वो इन्फोर्सेबल, आपको कोई रिमेडी नहीं मिलेगा। तो हमें दो चीजों को पढ़ना था, किसके अकॉर्डिंग, हमें पढ़ना था कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 10 में। कहा कि सेक्शन 10 जो है वो आपका नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो इसमें लिखा हुआ है अब उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। कंप्लीट का मतलब होता है इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जिसको देखना जरूरी है किसी चीज के क्या होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने के लिए, वैलिड होने के लिए, तब वो कहा जाता है कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब खुद ये कह रहे हैं कि ये आपका कंप्लीट नहीं है और क्या नहीं है, एग्जॉस्टिव। इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ चीज है जिसका होना जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने के लिए,
वैलिड होने के लिए। जो किसमें नहीं दिया हुआ है तो वो किसमें है, अदर देन सेक्शन 10। तो अब जानना रहेगा कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और तब हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का, ओरल, रिटेन, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे चीज। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।